नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज कैसे गणना करते हैं। हम कोई धन उधार लेते हैं तो हम कितना वापस करते हैं, किस रेट से करते हैं, सरकार द्वारा कोई जो छूटें मिलती हैं उस छूट को निकाल करके हमको कितना वापस करना पड़ता है। कभी कभार होता है हम कुछ राशि दे करके किसी वस्तु के बदले उसको कर्ज को अदा कर लेते हैं, तो उस वस्तु का दाम क्या होता है। और हमने ये भी अध्ययन किया था किसी जगह की जनसंख्या घट रही है किसी दर से बढ़ रही है, तो हम कैसे गणना करेंगे और कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमारा चैप्टर इसी समाप्त हुआ था। कुछ हमने उसमें सवाल भी लिए थे। तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज बैंक के बारे में जानकारी रखेंगे। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। बैंकिंग के अंतर्गत देखिए पहला शब्द आता है बैंक। होता क्या है बैंक क्या होता है। बैंक एक ऐसी संस्था है, देखिए हम बोल सकते हैं बैंक एक सरकारी या गैर सरकारी, एक दोनों होती है ना, तो कहते हैं बैंक सरकारी या गैर सरकारी एक ऐसी संस्था है जहां पर धनों की निकासी एवं जमा किया जाता है, एवं कह सकते हैं जमा धनों की राशि जमा एवं कर्ज, मतलब कह सकते हैं ऋण एवं जमा कर सकते हैं एक निश्चित ब्याज दर पर। एक बार फिर समझ लेते हैं। बैंक एक ऐसी संस्था है जहां पर लोग धनों की निकासी एवं धनों की जमा एक निश्चित ब्याज दर पर करते हैं, बैंक कहलाती है। ठीक है। तो बैंक में हम पैसा जब जमा करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको बैंक में खाता खोलने की ज़रूरत होती है। बैंक सबसे पहले हमको क्या करने की ज़रूरत होती है, एक खाता खोलने की ज़रूरत होती है। तो उस खाता खोलने के लिए हम सर्वप्रथम बैंक में जा कर के खाता खोलने का जो फॉर्म होता है उसको फिलअप करते हैं। तो उसमें अपने पूरे डिटेल को फिलअप करने के बाद उसमें तीन जगह अपना जो नमूना हस्ताक्षर है, जो हमको हर जगह प्रयोग करते हैं, उस हस्ताक्षर का प्रयोग करते हैं। परंतु उसके साथ साथ हमें एक परिचय दाता की आवश्यकता होती है। जो परिचय दाता उस फॉर्म पे अपना साइन करता है तथा अपना अकाउंट नंबर लिखता है, परंतु उस परिचय दाता का अकाउंट उस बैंक में होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी लिखता है कि वो परिचय दाता आपको कितने दिनों से जानता हो। ठीक है। तो खाता खुलवाने के लिए इतने चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो खाता अगर चीज़ें ज़रूरत होती हैं तो फिर उसके बाद बोलते हैं खाताओं कुछ प्रकार भी हैं। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खाता के विभिन्न प्रकार बनाए गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि खाता के कितने प्रकार हैं। तो खाताओं को बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य प्रकार हैं, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए एक एक करके सबका अध्ययन करते हैं। पहला है बचत खाता। क्या है? बचत खाता, जिसे कहते हैं सेविंग अकाउंट। बचत खाता सेविंग अकाउंट। समान तौर पे जो हम लोग का अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट ही होता है, बचत खाता ही होता है। इस खाते में जो ब्याज की दर होती है, वो साल में 2 बार दी जाती है। कब कब दी जाती है? पहली बात, इस खाते को खोलने के लिए हमको क्या चाहिए था? 500 रुपये कम से कम न्यूनतम राशि चाहिए। कम से कम क्या चाहिए? 500 रुपये न्यूनतम धनराशि चाहिए। और जो ब्याज हमको मिलता है इस बैंक खाते में, वो मिलता है महीने के 10 तारीख और 30 तारीख के बीच में। महीने के 10 तारीख और अंतिम तारीख के बीच में जो आपकी सबसे न्यूनतम जमा राशि होगी, उसी जमा राशि पर आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। समझ रहे? करने मतलब ऐसा नहीं ना है कि अगर हम 10 से 30 के बीच में अगर हमको ब्याज मिलना हो तो हम गए, जिस दिन हमको लगे कि हाँ ब्याज मिलना है तो उस दिन हम गए, पूरा धनराशि जमा किए और जैसे ही हमको ब्याज मिल गया हम पैसा निकाल लिए। ऐसा नहीं है। जो आपका ट्रांजेक्शन होगा, जमा करने की राशि होगी, जो सबसे न्यूनतम राशि होगी, उसी राशि पर वो ब्याज लगेगा। ठीक है। और खाता खुलवाने के लिए हमको क्या चाहिए था? 500 रुपये न्यूनतम राशि चाहिए। कितनी राशि? 500 रुपये न्यूनतम राशि चाहिए। और यदि हमारे खाते में
1,000 रुपये जमा हो जाए, अगर हमारे खाते में 1,000 रुपये जमा हो जाए तो हमारा जो चेक बैंक हमको एक चेक बुक प्रदान कर देती है। हम चाहे बैंक से चेक बुक ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है चालू खाता। उसके बाद क्या है? चालू खाता। दूसरा चालू खाता, ये एक ऐसा खाता है जिसमें बैंक की ब्याज दर नहीं देता है। एक ऐसा खाता है इसमें बैंक ब्याज दर नहीं देता है, परंतु जैसे बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति हैं उनको बैंकों से बार बार पैसे निकालने जमा करने पड़ते हैं, तो ये कैश मुद्रा का उपयोग नहीं करते, वे चेक के माध्यम से अपने पैसे को आदान प्रदान कर लेते हैं। इसकी वजह से उनको कोई भी ब्याज नहीं मिलता। कभी कभी बैंक नाम मात्र की कुछ सुविधा शुल्क उनसे ले लेती है, नाम मात्र की सुविधा शुल्क ले लेती है। जैसे SBI की बात करें तो साल भर में 50 रुपये उनसे ले लेती है, सेवा शुल्क ले लेती है, सर्विस चार्ज के रूप में ले लेती है। इस खाते का बेनिफिट ये होता है कि इसमें पैसे कई बार निकाले एवं जमा किए जा सकते हैं। तीसरा खाता है हमारा सावधि जमा खाता। तीसरा खाता क्या है? सावधि जमा खाता। इसी को कहते हैं हम FD, फिक्स डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? FD। इस खाते में हम कुछ निश्चित धनराशि को निश्चित समय के लिए जमा कर देते हैं, तो इसमें जो ब्याज मिलता है वो बचत खाता से ज़्यादा मिलता है। इसमें जो ब्याज की दर होती है वो बचत खाते से ज़्यादा होती है, और इसमें जो पैसा जमा होता है एक निश्चित समय के लिए जमा होता है, और इसके बदले बैंक आपको एक प्रमाण पत्र देगी। उस प्रमाण पत्र पे क्या क्या लिखा होगा? उस प्रमाण पत्र पर राशि लिखी होगी, समय लिखी होगी, ब्याज दर लिखी होगी, और ब्याज की अदायगी की विधि और जमा का प्रकार आदि लिखा रहता है। खाताधारी अवधि की समाप्ति पर ही धन निकालता है, परंतु यदि वो चाहे तो उस समयावधि के पहले भी वो पैसा निकाल सकता है, परंतु उसमें जो ब्याज की दर है कुछ कटौती करके निकाला जा सकता है। ठीक, और इसमें जो ब्याज की दर होती है वह वार्षिक, छमाही या तिमाही गणना की जाती है। ठीक है, और ये भी हमको ध्यान देने की बात है, जो बैंक की जो ब्याज दर है, जो बैंक का ब्याज दर है वो समय समय पर घटता रहता है। जो बैंक का ब्याज दर है वो समय समय पर घटता रहता है, तो इसमें आप अलग अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है संचयी जमा खाता। उसके बाद क्या आता है? संचयी जमा खाता, जिसे कहते हैं आवर्ती संचयी, रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, कुछ निश्चित छोटी छोटी धनराशि, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो महीने में कम कम लोग सेविंग करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सेविंग करते हैं, उसी सेविंग को आप महीने महीने जा करके बैंक में जमा कर सकते हैं, तो उस खाते को बोलते हैं आवर्ती संचयी जमा खाता। किस्तों में जमा करते हैं, इसमें भी जो ब्याज दर होती है वो बचत खाते की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर कह रहा है जो ब्याज की जो हम किस्त जमा करते हैं 5 या 10 का गुणांक होना चाहिए, 5 या 10 का गुणांक होना चाहिए, और ये जो प्रति माह जमा करेंगे और कम से कम 12 माह तक जमा करेंगे और अधिक से अधिक 10 साल तक जमा करेंगे। कम से कम 12 माह तक जमा करेंगे और अधिक से अधिक 10 सालों तक जमा करेंगे। ठीक है, यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपने महीने में कुछ कुछ धनराशि बचाते हैं। ठीक, अब इसके बाद आते हैं पांचवा अल्पवयस्क खाता। क्या है? अल्पवयस्क खाता। देखिए जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में पूछता है कि बचत खाते से क्या समझते हैं, इस खाते से क्या समझते हैं। देखिए कोई निश्चित परिभाषा नहीं होता है, बस हमको ये बताना होता है कि उस खाते के बारे में, खाता क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अल्पवयस्क खाता क्या होता है? जिन लोगों का जिनका आयु 18 वर्ष से कम होता है तो उनका अल्पवयस्क अकाउंट खुलता है।
इस अकाउंट में उसके अभिभावक तथा उसका जिसका खाता धारक एवं अभिभावक का एक संयुक्त खाता खुलता है। परंतु उस जिसका खाता धारक का उम्र 12 साल से अधिक होना चाहिए। यदि 12 साल से कम होता है तो केवल अभिभावक का खाता खुलता है, उस खाते धारक का खाता नहीं खुलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इसलिए बनाया गया है कि जो कुछ बच्चे होते हैं जो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें खाते की आवश्यकता होती है, तो उनका 18 वर्ष का अकाउंट्स कम होने के कारण उनका पहले अकाउंट नहीं खुलता था, इसलिए उनके लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। फिर उसके बाद आता है बैंक ड्राफ्ट। क्या आता है? बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक डिमांड, बैंक मांग पत्र। क्या होता है? छठवां, बैंक मांग पत्र। बैंक मांग पत्र जिस तरीके से हम पोस्ट ऑफिस से पत्रों को भेजते हैं और पोस्ट ऑफिस से ही पैसों को भी भेजते हैं ना, उसी तरीके से जिस तरीके से हम बैंक से पैसों को भी भेजते हैं, किसके माध्यम से? किसी पत्र के माध्यम से, जिसे कहते हैं बैंक डिमांड ड्राफ्ट। कोई बैंक मांग करती है, कोई संस्था मांग करती है कि आप इस बैंक से इतने रुपए का हमको मांग पत्र दीजिए, तो हम उस बैंक में जाते हैं, उसी बैंक की किसी शाखा में जाते हैं, वहाँ पर उस बैंक का सुविधा शुल्क दे करके उस डिमांड पत्र को हम बनवा लेते हैं। हम डिमांड पत्र बनवाते हैं, अगर 1000 रुपये बनवा रहे हैं तो कुछ धनराशि बैंक लेती है, अपना सुविधा शुल्क लेती है और डिमांड ड्राफ्ट आपका तैयार करती है। और ये डिमांड ड्राफ्ट जहाँ भी जाना होता है वहाँ पर हम भेज देते हैं और इसका वो भुगतान अपने अकाउंट में कर लेता है। इसी कहते हैं बैंक डिमांड पत्र, इसे कहते हैं बैंक ड्राफ्ट। हमने देखा होगा जब हमने प्रवेश भी पाया था तो हम लोगों ने बैंक डिमांड पत्र को बनवाया था। एक अंतिम और है, अंतिम क्या है? लॉकर है। क्या है? लॉकर। लॉकर एक तरीके से कहे तो कोई अकाउंट तो नहीं है, परंतु कुछ अच्छे बैंकों में एक बहुत सुरक्षित रूम बनाया जाता है और उसमें छोटे छोटे अलमारियों में लॉकर बना दिए जाते हैं। उस लॉकर में कोई भी व्यक्ति किराया दे करके, कह सकते हैं उसका किराया दे करके अपने किसी सामान को सुरक्षित रख सकता है। किसी लॉकर की केवल 2 चाबियां होती हैं, एक चाबी जो बैंक के किसी अधिकारी के पास होता है और एक चाबी लॉकर धारक के पास होता है। यदि बैंक के अधिकारियों को भी ये नहीं पता चल पाता कि लॉकर में क्या रखा गया, क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि जब लॉकर जो खुलता है वो दोनों चाबियों के लगने पर खुलेगा, एक चाबी के लगने पर नहीं खुलेगा। यदि खाता धारक जब भी चाहे कि अपने खाते को चेक करना चाहे, अपने सामान उसमें से सोना, आभूषण, हीरे जवाहरात रखना चाहता है तो रखने जाएगा, तो बैंक का जो अधिकारी होगा उसके पास चाबी, उसके कहते हैं हम मास्टर चाबी, वो मास्टर चाबी लगा करके वहाँ से चला जाता है। मास्टर चाबी लगा के चले जाने के बाद खाता धारक अपने चाबी लगा करके अपने काम कर लेता है और बंद करके फिर उनका चाबी वापस कर देता है। इस तरीके से यह सुरक्षात्मक रूप से रखी जाती है ताकि बैंक में, घरों में चोरी होने का खतरा होता है वो खतरा नहीं रहता है। इस प्रकार से हमने क्या किया? खातों के बारे में अध्ययन किया। अब बात करते हैं चेक के बारे में कि चेक क्या होता है। जो हम बैंक से चेकों का प्रयोग करते हैं, चेक का प्रयोग हम पैसे निकालने के लिए करते हैं। तो पैसे निकालने के लिए बैंक से 2 माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, एक फॉर्म द्वारा जो स्लिप मिलती है उस स्लिप के द्वारा, और दूसरा चेक के द्वारा। स्लिप के द्वारा पैसा निकालना बहुत ही आसान है। हम बैंक में जाते हैं, वहाँ से निकासी का जो पत्र होता है वो लेते हैं और उसको भर करके अपने अकाउंट पता और सब कुछ भर करके हम पैसे अपने अकाउंट से निकाल लेते हैं। पर एक सबसे और सुरक्षित तरीका चेक का है। चेक क्या होता है? चेक ऐसा प्रपत्र है, हमको बैंक दिखाने पर यदि जिसके नाम से जो भी जिस प्रकार का चेक हो उससे हम कह सकते हैं पैसा मिल जाता है, या चेक को हम एक कागजी मुद्रा भी कह सकते हैं। चेक देखिए होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार हैं? एक होता है वाहक चेक, जिसे धारक चेक या बियरर चेक भी कहते हैं। दूसरा आदेशी चेक, जिसके ऑर्डर चेक भी कहते हैं। वाहक चेक, धारक चेक या बियरर चेक। दूसरा है आदेशित या ऑर्डर चेक, और तीसरा है रेखांकित चेक या क्रॉस चेक कहते हैं। वाहक चेक जो होता है, वाहक चेक जिसके नाम पर का चेक है, या वो या कोई दूसरा व्यक्ति भी जा कर के पैसे को निकाल सकता है,
वाहक चेक क्या होता है, जिसके नाम से चेक कटा है वो व्यक्ति या कोई दूसरा वाहक जो लेकर जाए वो भी उस बैंक से पैसा निकाल सकता है, पर उस चेक पर उस खाते धारक का जो चेक काटा है उसका हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। खाते धारक का खाता धारक का जो हस्ताक्षर है वो उस चेक पर होना अति आवश्यक। किस चेक पर? वाहक चेक पर। नाम ही देखिए, वाहक चेक, वाहक होता है ना कोई चीज़, किसी चीज़ को ले आने वाला, चाहे वो निकाल ले। धारक चेक या जिसके नाम से कटा वो निकाल ले। बेयरर चेक जो धार करने वाला वो चेक हो जिसको वो निकाल ले। चाहे वाहक चाहे जिसके नाम पर चेक कटा वो दोनों निकाल सकते हैं, पर खाते धारक का हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। दूसरा है आदेशित चेक। आदेशित चेक क्या होता है? एक ऐसा चेक है जिसके नाम पर चेक निर्गत किया गया है, इश्यू कराया गया है, काटा गया है, उसी व्यक्ति को ही चेक का भुगतान मिलेगा। कोई अन्य व्यक्ति चेक का भुगतान नहीं कर सकता है, उसे हम आदेशित चेक कहते हैं। जिस व्यक्ति के नाम पर चेक काटा गया है वही व्यक्ति उस चेक का भुगतान करेगा। तीसरा है रेखांकित चेक या क्रॉस चेक। ये एक ऐसा चेक है जिस पर खाता धारक चेक काटने के बाद उसके कोने में दो समांतर रेखाएं खींच देता है। यह दिखाया गया है ना, इसके कोने में दो समांतर रेखाएं खींच देता है और इन समांतर रेखाओं के बीच एंड CO लिखेगा या नॉट निगेटिबल लिखेगा या अकाउंट पे ओनली लिखेगा। आ रहा समझ में? जो अकाउंट पे ओनली या नॉट निगेटिबल लिखा है, इसमें जो लिखा जाता है उससे क्या होता है कि भुगतान चेक धारक अपने खाते में जमा करके प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या? ये जो दोनों लिखा रहेगा, अगर ये दोनों लिखा है इसका मतलब जिसके नाम पर चेक कटा है वो अपने अकाउंट में ही पैसा जमा कर सकता है, उसका भुगतान अपने अकाउंट में ही पैसा जमा करके कर सकता है। परंतु अगर ये लिखा होगा, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब वो किसी अन्य के अकाउंट में ही पैसे का भुगतान कर सकता है। मतलब क्या समझ में आया? अगर ये लिखा होगा किसी दूसरे का, अगर उसका बैंक में अकाउंट नहीं भी है तो किसी दूसरे का बैंक अकाउंट में पैसे लगा करके उसका भुगतान कर सकता है। परंतु अगर नॉट पे, जो अकाउंट पे ही ओनली या नॉट निगेटिबल लिखा है तो उसको केवल अपने ही अकाउंट में भुगतान कर सकता है। ठीक है। फिर कह रहा है बचत खाते के पासबुक में प्रविष्टियों के आधार पर जो ब्याज की गणना है कैसे करते हैं। तो कह रहा है जो ब्याज की गणना है 10 और अंतिम तारीख के बीच न्यूनतम धनराशि पर कर देता है। जो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जो 10 और अंतिम तारीख के बीच में जो तारीख होती है, 10 तारीख और अंतिम तारीख के बीच न्यूनतम धनराशि पर देता है। वर्तमान में बचत खातों पर 3.5% वार्षिक ब्याज की दर दिया जाता है। ये देखिए घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। और ऐसी सुविधाएं हमको अब बैंक पास वहाँ पे पोस्ट ऑफिसों में दी गई हैं। और इस तरीके से हमारा, और ही ध्यान दीजिएगा, जो बचत खाते में ब्याज का परिकलन वर्ष में केवल 2 बार होता है। बचत खाते में जो ब्याज का परिकलन होता है वर्ष में केवल 2 बार होता है। कब कब होता है वर्ष में 2 बार? एक होता है मार्च में और सितंबर में। एक मार्च में और एक सितंबर में होता है खाते का वो ब्याज का परिकलन। और किस पे मिलता है? 10 तारीख से 30 तारीख तक बीच में आपका जो सबसे न्यूनतम धनराशि होगा, बैंक जैसे हमने मान लीजिए कि बैंक पे हमारा 25,000 रुपये था। कितना रुपये था? 25,000 रुपये था। 10 तारीख को हमने क्या किया? 10,000 और जमा कर दिया। कितना हो गया? 35,000 हो गया। फिर मान लीजिए 15 तारीख को हमने 20,000 निकाल लिया। 20,000 निकाल लिया तो बचा कितना? 15,000 बचा। और फिर मान लीजिए 20 तारीख को हमने फिर से निकाल लिया 10,000, तो बचा कितना? 5,000 रुपये बचा। फिर निकालने कितना बचेगा? 5,000। और मान लीजिए 25 तारीख को फिर हमने 50 जमा कर दिया। 25 तारीख को हमने क्या जमा कर दिया? 50,000। और हमारा 5,000 पहले से था, हो गया 55,000 रुपये। 25 तारीख को हमारे अकाउंट में कितने हो गए? 55,000 रुपये। लेकिन जो ब्याज हमको मिलेगा इस 5,000 रुपये पर मिलेगा। क्या मिलेगा? 5,000 रुपये ब्याज मिलेगा। देखिए कहा कि ब्याज उस माह की 10 तारीख और अंतिम तारीख के बीच न्यूनतम धनराशि पर देता है। यानी कि 10 और 30 के बीच में न्यूनतम धनराशि 5,000 रुपये हुई, तो उस 5,000 रुपये ब्याज हमको मिलेगा।
ठीक है। इसलिए जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जो ये सब कार्य करते हैं, बैंकों का आयकर ब्याज वगैरह का कार्य करते हैं, तो अपने पैसे का जो निस्तारण होता है वो 1 से 10 तारीख के अंतर्गत करते हैं, ताकि उनको जो ब्याज का प्रॉफिट होना हो वो ब्याज का प्रॉफिट उन्हें लॉस में न बदले। इस तरीके से हमारा बैंक का चैप्टर समाप्त हुआ। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।